सिक्योरिटी सिस्टम है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि वे बिना तार के सिंबल अपलोडिंग कैसे की जाती है? अगर आप ये कह रहे हैं तो बिना तार के कैसे होती है? तो फिर डेटा केबल के बिना, हाँ, बिना उसके बिना। तो फिर अधिकारी ने स्वीकार किया कि एक स्टैंडर्ड केबल होती है जिससे वो डाटा अपलोड किया जाता है। यानी अब यहाँ केबल भी आ गई है राजीव जी, लैपटॉप भी आ गया, केबल भी आ गया। दोस्तों देखिए धीरे धीरे कैसे बातें निकल रही हैं कि अब यहाँ डेटा केबल की भी बात आ रही है। बिना तार के कैसे आप जोड़ लेते हैं, कैसे उसको उसमें सॉफ्टवेयर डाल देते हैं? तो ये कह रहा, पहले तो कहा गया नहीं कुछ नहीं था, पहले कहा गया कि इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं होता, अब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी देख रहे सुन रहे हैं आप कैसे धीरे धीरे चीजें खुलती हुई परत दर परत, प्याज को जैसे हम उधेड़ते हैं वैसे एक एक परत उधेड़ते हुए और यहां पर चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहेंगे प्रेम कुमार जी? जी, इसके तुरंत बाद जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, आप अभी तक जो आपने बताया उसके बाद वही शंका वाली बात कि देयर सीम्स टू बी सम डिस्कनेक्ट बिटवीन व्हाट यू आर टेलिंग अस एंड व्हाट इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन। जो आप हमें बता रहे हैं उसमें और पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है, इसके बीच में डिस्कनेक्ट है, दैट नीड्स टू बी ब्रिज्ड, और इसको खत्म किया जाना चाहिए। तब ऑफिशियल बता रहे हैं कि वी हैव नथिंग टू हाइड, लेकिन आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो अब तक क्यों छिपाया? ये सारी जानकारी तो हमारे लिए नई है ना, तो ये नई जानकारी आप दे रहे हैं। इतने दिनों से हम लोग पूछ पूछ करके परेशान है, जनता पूछ पूछ करके बेहाल है, और चुनाव आयोग हमें सुनने सुनाने को तैयार नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जो जानकारी दे रहे हैं उसमें और जो जनता को बता रहे हैं उसमें एक गैप है, और ये बहुत सभ्य भाषा में कही गई बात है। वास्तव में हम बोलचाल की भाषा में बोले तो चुनाव आयोग तुम जनता से छुपा रहे हो, कुछ है जो तुम छुपा रहे हो, ये बोलचाल की भाषा में है जी। और राजीव जी यहाँ पर अभी जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा, जी राजीव जी, जस्टिस खन्ना ने ये भी कहा है कि मतदाताओं का भरोसा जो है उसको बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये बहुत जरूरी है। और आप इस पूरे मैकेनिज्म की इंटीग्रिटी यानी इसकी एक निष्ठता को आप कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे आप बताएंगे? तो अब ऑफिशियल जो है अधिकारी हैं चुनाव आयोग के, वो ये बोल रहे हैं कि हम FAQs जो है वो हम उनको अपडेट करेंगे, मतलब अब जाकर वो जानकारियां अपडेट करेंंगे, ये बोल रहा है चुनाव आयोग। यानी अब आग तो लग चुकी है, वो बोल रहे हैं कि नहीं चिंता मत करो, हम कुआं खोदने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बोलते हैं ना कि प्यास लगे तो कुआं खोदो, यहां प्यास लगी हुई है, अब कुआं खोदेंगे, पानी खोजेंगे, ऐसे भी पानी का लेवल नीचे चला गया है साहब, अब पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा, प्यासे मर जाएगा सामने वाला। और यानी कि कल चुनाव है और आज आप कह रहे हैं, यहां साफ साफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप जो हमें बता रहे हैं जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है उसके बीच कुछ अंतर प्रतीत होता है। आप जो हमको बता रहे हैं और जो डोमेन में है पब्लिक के बीच है उसमें गैप है, उसके बीच में कुछ ना कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। उस फर्क को कैसे जिसको पाटने की जरूरत है। तो इस पे कह रहे हैं अधिकारी साहब, चुनाव अधिकारी साहब, कि हमारे पास पाने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी तक आप बता देते और भी जो बातें थी, अभी तक छिपा ही तो रहे थे अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, अभी छिपा रहे थे। आप जो मनिंदर सिंह जो चुनाव आयोग के वकील है वो कह रहे हैं कि साहब ये चारों आरोप जो बिना किसी आधार के हैं और ये कहीं मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और चुनाव कल है। अब बताया है कि चुनाव कल है तो इसलिए गलत मशीन में चुनाव करा दो। इसका मतलब राजीव जी कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और चुनाव आयोग इस पर जोर दे रहा है कि चूंकि कल चुनाव है तो चुनाव करा लो, इस पर बाद में किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सवाल कर रहा है वो कह रहा है कि जो आप हमको बता रहे हैं और जो आपने पब्लिक डोमेन में डाला हुआ है इसमें बहुत अंतर है और मतदाता के विश्वास का मसला है। और राजीव जी ये याचिका जो गई है ये मतदाता के विश्वास के आधार पर ही गई है कि मतदाता का इस चुनावी प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। मतदाता का जो अधिकार है उसका ये अधिकार है कि वो जाने कि उसने वोट जहां दिया था वो गया कि नहीं गया। ये चुनावी प्रक्रिया जो है उसका उल्लंघन करती है और मतदाता का विश्वास तोड़ती है। तो कुल मिलाकर के राजीव जी बात जो आ रही है, जो गोपाल शंकर नारायण जो बात कर रहे थे वो वही भी ये कह रहे थे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कैंडिडेट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि मतदाता का जो अधिकार है, मैं एक मतदाता हूँ, मैंने जहाँ वोट दिया था वो वोट वहाँ गिरा कि नहीं गिरा, ये मेरा अधिकार है और ये चुनावी प्रक्रिया जो है इसका उल्लंघन कर रही है। पूरी बात राजीव जी लगता है यहीं पे आकर कुल मिलाकर के मनिंदर सिंह जो है, प्रेम कुमार जी, मनिंदर सिंह जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील हैं, वो अब इस दलील पे आ गए हैं कि कल चुनाव है और ये चारों आरोप बेसलेस हैं। ये चारों आरोप जो हैं वो बिना किसी आधार के बेसलेस आरोप लगाए जा रहे हैं। कल चुनाव है इसलिए इसको खत्म किया जाए, रफा दफा किया जाए, खारिज कर दीजिए, ये जो है यहां पर। लेकिन कह रहे हैं जस्टिस खन्ना साफ साफ कि वोटर्स के विश्वास को बनाए रखना और उसे संरक्षित रखना
संरक्षित करना ये हमारा काम है। हम कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ जो इंटीग्रिटी है, पूरे मैकेनिज्म की जो इंटीग्रिटी है, उसको कैसे हम यहाँ पर सुरक्षित रखेंगे, कैसे लोगों के विश्वास को यहाँ कायम रखेंगे, ये आप बताइए। देश की अखंडता की बात यहाँ पे है, उसको कैसे हम अक्षुण्ण रखेंगे, ये आप बताइए। सारी बातें यहाँ जस्टिस खन्ना कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि हम अक्सर पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में इन तमाम सवालों का जवाब रखे हुए हैं। देखिए जी, आप पूछ रहे हैं कि मुझे प्यास लगी है, तो आप डोमेन में चले जाओ, वहां पता चल जाएगा कि पानी कैसे पीते हैं। ये वही बताया जा रहा है प्रेम कुमार जी। राजीव जी, वो कह रहे हैं कि हम FAQs को अपडेट कर देंगे, यानी जो बातें अभी आ रही हैं कोर्ट के भीतर, उन नई बातों को अपडेट कर देंगे। फिर वो कहते हैं कि हमारा छुपाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, सरासर झूठ है। इतनी बातें छुपाने के लिए है जिसको अपडेट करने की बात आप स्वयं कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं कि आपके पास छुपाने के लिए बातें हैं और आप छुपाते रहे हैं, और अब आप उसको अपडेट करने की बात कर रहे हैं। दरअसल और मनिंदर सिंह आगे कह रहे हैं कि सारे 4 आरोप हैं, सब झूठे हैं। हमें लगता है कि वो हायर किए हुए वकील हैं, उनको मेरे ख्याल से वकील ही है ना मनिंदर सिंह जी, राजीव जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील के रूप में हैं, और परसों भी जब दलीलें पेश कर रहे थे तो बहुत लड़खड़ा गए थे, बहुत जगह वो फंसते हुए नजर आए थे। इसीलिए आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन के एक अधिकारी को सामने रखा, टेक्निकल पहलू को उन्होंने यहां पर रखने की कोशिश की। इनके जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सीधा सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में जो कुछ चल रहा है, कोर्ट रूम नंबर 2 में जो कुछ चल रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 जजों की बेंच है, और एक हैं उसमें जस्टिस संजीव खन्ना और दूसरे हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, और सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं जस्टिस खन्ना, और जिसमें कहीं ना कहीं चारों खाने चित्त नजर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के अधिकारी और इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिफेंड करते हुए उनके वकील मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने के लिए ज्वाइंट हैंड, हाथ मिलाना होगा कि कोई आक्षेप न लगाया जाए, एक दूसरे के साथ हमको जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, राजनीतिक भाषण शुरू हो गए, यहां पर राजनीतिक भाषण है साफ साफ कि अब जब आप फंस रहे हैं तो आइए हम सब गले मिल लेते हैं भाई, जो भी हुआ उसको भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी दिशा में ये यहां दिखाई दे रहा है। आपका आधिपत्य, एक ये कहा जा रहा है मी लॉर्ड एक संवैधानिक प्राधिकारी के साथ व्यवहार कर अभ्यास, जरा इसको मैं जरा ठीक करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बात यहां वही चल रही है और बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है। ये कहना है कि हमको सुनिश्चित करना होगा कि हम मिलाएं और कोई आक्षेप ना लगे, और फिर कह रहे हैं कि योर ऑनर, आप जो है एक संवैधानिक अधिकारी के मतलब बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो उसका मैथमेटिकल एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। यानी आप जो बात कर रहे हैं वो मैथमेटिक्स में नहीं समझी जा सकती, यानी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी। इसका मतलब कि जो गड़बड़ियां हैं, केमिस्ट्री तो पॉलिटिक्स में समझते हैं भाई, यानी उनका कहना यही है कि जो गड़बड़ियां आपने पकड़ी हैं केमिस्ट्री से नहीं चलता है। प्रशांत जी, कानून को इतनी अच्छी से तरह से आप जानते हैं, बहुत नजदीक से, और वर्षों तक आपने लीगल न्यूज को कवर किया है, सुप्रीम कोर्ट को कितना आपने कवर किया है, आपने बहुत नजदीक से देखा है, हम सब ने बहुत नजदीक से देखा है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को, दूसरे कोर्टों के प्रोसीडिंग को भी। और क्या यहाँ केमिस्ट्री चलती है? यहाँ तो कानून, कानून का मतलब मैथमेटिक्स है, जो किताब में लिखा है। यहाँ सेक्शन आईपीसी की धारा 132A और 134, इसके अलावा यहां चुनाव आयोग में कुछ दिखाई नहीं देता। नए सवाल खड़े हो गए आज। अब नया सवाल यह आ गया कि 2019 के इलेक्शन में भी ये गड़बड़ियां थी। अब वो क्या गड़बड़ियां थी, उनको कैसे एड्रेस किया, ये बताएं इलेक्शन कमीशन। और अभी आप फॉर्म की बात कर रहे थे, मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं इसको, क्योंकि ये बड़ा जरूरी हिस्सा है ईवीएम की फंक्शनिंग को देखने के लिए। फॉर्म 17A वो रजिस्टर है, जब हम मतदाता के रूप में अपना वोटर आई कार्ड लेके जाते हैं, वहां पे वो हमारा देखता है, मैच करता है एक अपनी शीट से। शीट के बाद उसमें हम दस्तखत करते हैं, सीरियल नंबर होते हैं राजीव जी उसमें। तो अगर किसी मतदान केंद्र में 35 लोग आए हैं, मैं 35वां नंबर हूं, तो मेरा सीरियल नंबर 35 होगा। मेरे बाद जो बंदा आएगा उसका सीरियल नंबर 36 होगा। वो आखिरी जो व्यक्ति वो वोट डालेगा उसका सीरियल नंबर उस पोलिंग बूथ में गए हुए कुल लोगों की संख्या है। फॉर्म 17C में ईवीएम से निकली हुई कुल संख्या है।
क्या ये दोनों संख्या इलेक्शन कमीशन पब्लिश करता है? मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें मिसमैच कभी हुआ है? ये इलेक्शन कमीशन बताए कि क्या इसमें मिसमैच हुआ। उसके बीच और भी फॉर्म्स बहुत सारे हैं, 16 फॉर्म 16A है, 16B है, जिसमें विकलांग लोगों की दर्ज होता है। फॉर्म 16 में वो वोट दर्ज होते हैं जिसपे जो चैलेंज किए होते हैं कि ये वोटर आईडी गलत था या ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो वो चुनौतीपूर्ण वोट भी उसमें गिनती होती है। ये सब एक लिफाफे में सील होता है राजीव जी, कई लिफाफों की सील की प्रक्रिया है। उसमें 16 पॉइंट इलेक्शन ऑब्जर्वर के जो रिपोर्ट होती है वो भी सील होती है। वो सब काउंटिंग डे के दिन खुलता है, मैच होता है। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि फॉर्म 17 और फॉर्म 17C की जानकारी ऑनलाइन होती है क्या? बिल्कुल, यहां पे और भी कुछ चीजें हैं जो जोड़ देना चाह रहा हूं। अब सवाल सीधे मनिंदर सिंह यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील से पूछ रहे हैं जस्टिस खन्ना खासकर, क्योंकि 99% बैटिंग जस्टिस खन्ना ही कर रहे हैं, 1% बीच बीच में आकर वहां सवाल कर रहे हैं जस्टिस दत्ता। लेकिन जो जस्टिस खन्ना जो सवाल कर रहे हैं उसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या मतदान केंद्र के प्रभारी अधिकारी को पीठासीन अधिकारी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये ऑफिसर in charge of polling station is called presiding officer और polling officer। presiding officer कहते हैं या यानी कि आप पीठासीन अधिकारी कहते हैं या मतदान अधिकारी कहते हैं, पोलिंग ऑफिसर कहते हैं। तो यहां पर वो कह रहे हैं साफ साफ कि उन्हें हम पोलिंग ऑफिसर कहते हैं। और इसके अलावा ये सवाल ये भी है कि एक रूम में क्या, यहां फिर जस्टिस दत्ता पूछ रहे हैं एक रूम में एक बूथ है, तो कह रहे हैं कि हां एक रूम और 50%। फिर जस्टिस खन्ना यहां एक सवाल और कर रहे हैं कि 50% क्या कैमरे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग होती है और कैप्चर और स्टोर कहां होता है? ये सारी चीजें आप पूछ रहे हैं कि जो पोलिंग होती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं क्या, ये कैप्चर कहां होता है, इसमें क्या जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, जो वीडियो बन रहे हैं वो कैप्चर किए जा रहे हैं, इसको कहां रखा जाता है, संग्रहित कहां करते हैं आप, स्टोर कहां करते हैं इसको? ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। अभी एक तरफ जस्टिस दत्ता और दूसरी तरफ कर रहे हैं जस्टिस खन्ना सवाल कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल, पहले सवाल पे सवाल दागा जा रहा है। जवाब क्या कुछ आता है ये भी कुछ आप लोगों तक कुछ आया हो तो जरूर बताइए। और प्रेम कुमार जी के पास भी आऊंगा एक कमेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। जो बाद में जुड़े हैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। चर्चा आज बहुत गंभीर और इतनी गंभीर कि यहां से अगली सरकार किसकी बनेगी यह सुनिश्चित हो जाएगा, इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी गड़बड़ घोटाला होता था उसका पर्दाफाश एक एक करके सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है। इसीलिए अमलेंदु जी क्या कुछ है? जी निश्चित तौर पर राजीव जी, और ये बात खुलने लगी है कि 50 साल और 25 साल राज करने की जो बातें हो रही थी वो इन मशीनों के दम पे ही हो रही थी। जो 2019 में जो थी वो उसमें गड़बड़ी थी, जो फीड किया था प्रोग्रामिंग उसमें थी। ये चुनाव आयोग ने खुद स्वीकार कर लिया है सुप्रीम कोर्ट में। तो इसी पे समझा जा सकता है कि ये इसमें क्या गड़बड़ी है। हालांकि उनका कहना ये है कि सब सारी चीज़ें जो है वो फुल प्रूफ है और उसके लिए एक जो मैकेनिज्म है गड़बड़ी को पकड़ने के लिए, ये कहना है मनिंदर सिंह का। लेकिन जस्टिस खन्ना ने पूछा कि अगर मान लीजिए कि 2 पर्चियां अगर गिरें और तो उसको क्या तुरंत कैप्चर कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा? तो उस पर उनका कहना मनिंदर सिंह का कि हाँ इसको तुरंत जो है पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या इस पर होता है, क्या क्या सवाल जस्टिस खन्ना जो है वो पूछते हैं। हालांकि उनका कहना ये है, जो मनिंदर सिंह है उनका कहना है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, टैंपरिंग नहीं हो सकती है और इसके लिए उचित मैकेनिज्म है। जबकि जो अधिकारी है वो राजीव जी सब बता चुका है कि किस तरीके से क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, किस तरीके से लैपटॉप जुड़ता है, किस तरीके से वो डाटा केबल के जरिए वो डाटा फीड किया जाता है, बाहरी डिवाइस जुड़ती है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग ने स्वीकार कर ली है कि बाहरी डिवाइस जुड़ती है, बाहरी डिवाइस से इसमें डाटा डाला जाता है, जो कि चुनाव आयोग अभी तक कहता था कि इसमें कोई बाहरी डिवाइस नहीं होती है। राजीव जी खुद मनिंदर सिंह जो थे पिछली सुनवाई में कह रहे थे कि कोई बाहरी डिवाइस नहीं होती है और सब कुछ जो है वो इसमें होता है, कंट्रोल यूनिट में जो होता है, ये कहना था। तो अब ये चीज़ें सब सामने आ रही हैं राजीव जी, किस तरीके से भेद खोल रहे हैं ईवीएम के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक कमेंट लेना चाहूंगा प्रेम कुमार जी आपसे। अभी तक और इसमें जो पूछा जा रहा है कि 2 पर्चियां अगर एक साथ जुड़ती हैं तो इसको गिरती हैं, तो क्या इसको इमीडिएटली कैप्चर किया जा सकता है? ये साफ साफ पूछा गया और ये कह रहे हैं हाँ किया जा सकता है। लेकिन ये सारे सवाल क्यों आने चाहिए?
एक बात यहां, एक प्रश्न आता है मेरे दिमाग में, यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे सवाल क्यों आखिर जस्टिस खन्ना क्यों कर रहे हैं कि एक साथ 2 पर्ची गिर जाए तो इसको क्या कैप्चर कर सकते हैं? क्या वहां का जो चुनाव अधिकारी है वो इस बात का पता लगा सकता है कि एक नहीं बल्कि 2 वोट पड़ गए? देखिए राजीव जी, सच बात तो ये है कि मैं तभी समझने का प्रयास कर रहा हूँ जस्टिस खन्ना ये जो पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है, ये समझ में मेरी आ नहीं रहा है कि 2 स्लिप्स एक साथ कैसे गिर सकती हैं और इसको कैप्चर करने का मतलब क्या कैमरे में कैप्चर करना है कि ईवीएम में कैप्चर करना है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है एटलीस्ट। लेकिन जो भी हो, अभी जो बातचीत चल रही है और चुनाव आयोग बार बार ये कह रहा है कि कल चुनाव है और हम सब FAQ में अपडेट कर देंगे, यानी चुनाव आयोग की ये बेचैनी क्यों है कि किसी तरीके से चुनाव होने दीजिए। किसी तरीके से चुनाव होने देने का तो कोई मतलब नहीं है, आप विश्वसनीय तरीके से चुनाव हो ये जरूरी है। चुनाव आयोग अपने आप को कटघरे में क्यों समझ रहा है? चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि देश की जनता के सामने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए हम वो सारे सवालों के जवाब भी देंगे और अगर कोई सवाल बच जाएगा तो हम उस सवाल का आंसर देने के लिए जो जरूरी होगा वो कदम उठाएंगे। आपके चुनाव आयोग को तो ये इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा आगे आ जाइए प्रदीप कुमार जी, थोड़ा आगे आ जाइए, माइक आपका थोड़ा सा गड़बड़ है जी। तो चुनाव आयोग को तो ये एक अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए कि वो मतदाताओं के लिए विश्वसनीय मतदान पद्धति को सुनिश्चित करने के लिए एक अवसर है, उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हमें लगता है कि सवालों से चुनाव आयोग डर रहा है। वो बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, ईवीएम इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये बात का क्लियर हो गया है। ईवीएम में को क्या बोलते हैं, इससे लैपटॉप से जोड़ा जा सकता है, सॉफ्टवेयर को कंट्रोल किया जा सकता है, ये बातें सामने आ गई है। इवन वायर का भी इस्तेमाल होता है, ये भी बात सामने आ गई है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर पहले चुनाव आयोग कह लेता तो ये बहुत पहले ही मामला जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता कि कैसे चुनाव को निष्पक्ष रखा जा सकता है। आज जबकि चुनाव मुहाने पर है तो मेरा कहना है कि 19 और 26 2 चरण के चुनाव को अगर मुलतवी कर दे तो हमारे पास पर्याप्त समय है कि जो सवाल उठे हैं उसको एड्रेस करते हुए इस चुनाव को 2024 में जो हो रहे हैं, जो प्रगति पर है, इसको विश्वसनीय बनाने के लिए जो जरूरी कदम है उठाए जा सकते हैं। सिर्फ 2 चरण के चुनाव को आपको एक्सटेंड करना होगा। मई में जो है, इस बीच हमारे पास पर्याप्त समय है, हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग के सामने जो अदालत में सामने सवाल आए हैं, हमें देखना है कि अदालत क्या निर्णय लेती है। लेकिन कोई भी अदालत जनता के बीच मतदान की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए ही निर्णय लेगी। इस विश्वास के आधार पर मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट को इन सवालों के बीच कल का मतदान होने देना चाहिए। जी, बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारी दलीलें दी जा रही हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं और आंकड़ों के जो वो है मिसमैचिंग की बात है उसको लेकर भी कुछ सवाल किए जा रहे हैं। और पूछताछ बेंच ने की है सिंह से, यानी कि जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, उनसे आंकड़ों के मेल बेमेल यानी मिसमैचिंग को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ जस्टिस खन्ना ने पूछा कि जो पेपर पर्चियाँ हैं वो मशीन में, मतलब वो मशीन से जो बाहर आती हैं उसमें कोई गड़बड़ी होती है क्या या नहीं होती है गड़बड़ी? जो पर्ची पे थी आप बटन कुछ और दबाते हैं, ये जो सवाल बार बार उठता है कि बटन कुछ और दबाते हैं और पर्ची कुछ और निकलती है, ऐसी गड़बड़ी देखी गई क्या? तो इस पे कहा गया है कि 100 से ज्यादा शिकायतें ऐसी मिली हैं लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी मिसमैचिंग वाली खबर नहीं पाई गई है। शिकायतें 100 से ज्यादा मिली हैं लेकिन इसमें कोई भी मिसमैचिंग नहीं हुई है, ये कहना है चुनाव आयोग के वकील का। तो यहां पर एक बार फिर से सरमित्रा जी, क्या कुछ और है? आप कुछ अपडेट आपके पास है? और नहीं राजीव जी, यही अपडेट था कि अब बेंच जो है उनसे मिसमैच के जो आंकड़े हैं वो ले रही थी और जो इस पर उनका जो जवाब है ये मेरे लिए थोड़ा अजीब है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 100 से ज्यादा कंप्लेंट्स आई और कोई भी मिसमैच हमको नहीं मिला। लेकिन अब सवाल यही है कि ये कौन तय करेगा कि मिसमैच नहीं मिला, क्योंकि अभी तक ईसी जो बोलता आया है, आज कोर्ट में और परसों कोर्ट में ईसी ने चुनाव आयोग की अपनी कही गई बहुत सारी बातें जो है वो खारिज हो गई। तो अब हम इस चीज को कैसे मान लें? और इस देश में केवल 100,000 मतदाता नहीं है, लाखों मतदाता है, 60 लाख के करीब करीब। तो फिर उसमें आप ये कैसे बता सकते हैं 60 करोड़, माफ कीजिएगा जी जी
जी जी आंकड़ों में थोड़ा 90 करोड़ लाख और 90 करोड़ के लगभग मतदाता हैं और 60 करोड़ अगर उसमें 70% पोलिंग हो गई तो 60 करोड़ मतदान होगा, यानी 60 लाख नहीं 60 करोड़। जी 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 लाख और करोड़ में वो हो गया। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर उसमें 100 लोग अगर ये बोल रहे हैं कि हमको गड़बड़ मिली और उसमें आपने बोल दिया कि नहीं मिली, क्योंकि आज तो खुद चुनाव आयोग ये बार बार अपनी बातों को खारिज जिस तरह से उसने किया है, तो अब हम ये कैसे मान लें कि जो पिछली जो गड़बड़ियों की शिकायत उसने बोल दिया कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आज कोर्ट में देखना होगा कि कोर्ट इस बात को स्वीकार करता है कि नहीं करता कि आपने मिसमैच को आपने मान लिया कि कोई मिसमैच नहीं हुआ है, ये वाकई में ऐसा है या मिसमैच हुआ और आपने उसको पर्दा डाल दिया, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ दोस्तों बात जो हो रही है वो हम सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और वीवीपैट, जो तस्वीर आप बिल्कुल राइट साइड में स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपर उस तस्वीर में आप साफ देखिए 3 यूनिट यहाँ हम दिखा रहे हैं। एक जो पहली यूनिट है जो भी आप उससे बहुत परिचित हैं, ये है ईवीएम, और उसके बाद दूसरी यूनिट जो है उससे भी आप परिचित हैं और इसको कहते हैं वीवीपैट, और तीसरी यूनिट जो है वो कंट्रोल यूनिट है यानी सीयू कंट्रोल यूनिट। ये कंट्रोल यूनिट ही इन दोनों को जोड़ने का काम करता है और इसी में सॉफ्टवेयर को डाला जाता है लैपटॉप के जरिए, और उस लैपटॉप को जोड़ा जाता है डेटा केबल के जरिए, तार के जरिए कह सकते हैं, और डेटा केबल अलग से सॉफ्टवेयर को इस पे, क्योंकि परसों जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि डेटा केबल के जरिए हम सॉफ्टवेयर डालते हैं, और याद कीजिए आप, और उसके अलावा यह कहा गया था कि फिर पूछा गया था कोर्ट की तरफ से कि इस डेटा केबल को बाद में क्या आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं या कहीं सुरक्षित रखते हैं, इसका भी कोई जवाब नहीं था। बहुत ही ऐसे जवाब आए हैं जहां कहीं ना कहीं, और शर्मित्रा जी जो बात कह रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रही हैं कि अगर अभी तक जितनी दलीलें आई हैं उसमें से बहुत सारी बातें ऐसी आ रही हैं जो अभी तक अगर इलेक्शन कमीशन नहीं मानता था तो आज कैसे यह मान लिया जाए कि 100 से ज्यादा शिकायतें आई हैं, और इतने बड़े इलेक्शन में, इतने बड़े पॉपुलेशन के इलेक्शन में, इतना बड़ा देश, मात्र 100 शिकायतें आई आज तक, 100 से ज्यादा शिकायतें आई हैं अभी तक। इससे ये तो अपने आप में समझने वाली बात, मतलब समझ में नहीं आ रही है कि आप कह क्या रहे हैं। कहीं लाख 2 लाख 4 लाख की बात करते तो बात होती। एक प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ रहे हैं, फिर प्रशांत जी। ये शिकायतें जो मैं समझ पा रहा हूं ये वीवीपैट मिलान को लेकर के है कि जब वीवीपैट का मिलान, वीवीपैट जो इसका जो है वो ईवीएम से आंकड़े से इसको है कि थोड़ा प्रिवेल करता है, ये कह रहा है, यानी वीवीपैट का आंकड़ा को सही माना जाए तो उसके हिसाब से कोई मिसमैच होता है। तो इन्होंने कहा कि 100 केसेस ऐसे आए हैं, 100 मामले, और इन्होंने कहा कि फाइनली कि ये गलत पाया गया ऐसा करके। तो ये भी संदेहास्पद है कि वीवीपैट अगर मिसमैच दे दे तो फिर अब कौन सी अथॉरिटी बच जाएगी जो बताएगा कि ये मिसमैच नहीं है। और ये कह रहे हैं कि टेक्निकल कमेटी समय समय पर फॉर्म होती रही है। हम ये सारी बातें हम लोगों को पता नहीं है, आम जनता को पता नहीं, आम मतदाताओं को पता नहीं है। वीवीपैट मशीन में मिसमैच होता है तो आप कमेटी बनाते हैं, कमेटी में कौन रखते हैं, वो कमेटी तय कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आज पता चल रही है राजीव जी। बिल्कुल। और क्या कुछ है, अगर अमलेंदु जी कुछ आपके पास, या शर्मित्रा जी आपके पास कुछ, फिर प्रशांत जी के पास आ रहा जी। अभी मनिंदर सिंह ने जो है मतलब चुनाव आयोग के वकील जो है वो बता रहे हैं कि साहब समय समय पे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं उनकी कमेटी बनाई जाती है। तो वो पूछ रहे हैं, मतलब बता रहे हैं कि मतदान समाप्ति जब होती है उसके बाद फिर इसका मिलान किया जाता है, मतलब ईवीएम में क्या पड़ा और वीवीपैट में क्या निकला, इसको मिलान किया जाता है। और अगर जो भी कुछ निकलता है तो वो जो अंतराल होता है, मतलब दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो फिर मतदान ऐप के आधार पर अनुमान पे होता है। तो जस्टिस खन्ना पूछते हैं कि इसका मतलब ये कि संसदीय समिति को भी ये जानकारी नहीं थी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। संसदीय समिति ने चूंकि राजीव जी चुनाव आयोग को नोटिस इशू किया था या आप सवालों के जवाब दीजिए, चुनाव आयोग ने अभी तक उसके सवालों के जवाब नहीं दिए, ये बात भी प्रशांत भूषण ने उठाई थी। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हैं जस्टिस खन्ना कि इससे पता चलता है कि संसदीय समिति को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। दैट शोज इवन पार्लियामेंट्री कमेटी इज नॉट अवेयर। ये साफ साफ कह रहे हैं जस्टिस खन्ना। पार्लियामेंट्री कमेटी को ने इस पर सवाल उठाए थे और इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया था। आप याद कीजिए कि अभी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन को एक
आरटीआई के जरिए भी सवाल पूछा गया था ईवीएम पर, तो उसका भी जवाब नहीं आया और यह मामला सीधे गया आरटीआई के कमिश्नर के पास। देश के जो आरटीआई के सर्वोच्च कमिश्नर जिसको जो है सीआईसी, उनके पास बोला है कि आप व्यवस्था की इंटीग्रिटी पर विचार कर रहे हैं। वोटर टर्नआउट ऐप जो है वो आपके समक्ष नहीं अभी हमने रखा है, नथिंग टू डू विद ईवीएम। वो बोल रहे हैं कि वोटर टर्नआउट ऐप और ईवीएम का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जस्टिस दत्ता ने बोला है कि अगर इससे आपको परेशानी हो रही है तो फिर आप इसको कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं, व्हाई कंटिन्यू यूजिंग इट। जी, ये अभी एक थोड़ा सा कुछ मिनट पहले का डेवलपमेंट था। जी प्रशांत जी, अब देखिए ये भी नई बात आ गई कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ईवीएम से निकले हुए वोट का नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं ना वो। तो ये तो मतलब आप पूरे आज के घटनाक्रम को देखिए राजीव जी, कि इलेक्शन कमीशन चुनाव को, जो उसका एक बार काम है, संवैधानिक संस्था है, कितना कैजुअली और कितना हल्के में और कितना बिना पारदर्शिता के चला रहा था। इसको क्लियर कर देता हूं तमाम साथियों के बीच कि एक ऐप है दोस्तों, जिससे आपको यह पता चलता है कि कितना प्रतिशत टर्नआउट, कितने प्रतिशत, यानी कि वोटर कितने प्रतिशत निकल के आए और वोट देके गए। हम भी जब अब कल हम भी सुबह 6 बजे से आपके सामने बैठेंगे, 7 बजे से पोलिंग होगी और हम आपको उसी ऐप को देख के बताएंगे कि चुनाव आयोग का ही ऐप है, उसको देख के बताएंगे कि कितने प्रतिशत पोलिंग हुई है। लेकिन मजेदार तथ्य यहां एक सामने आ गया। देखिए, ये चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, एक पे एक खुलासे। मजेदार तथ्य यह सामने आ रहा है कि इस ऐप का उस ईवीएम मशीन से कोई मिलान नहीं है, कोई दोनों का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो बता रहे हैं कि यहां नथिंग टू डू विथ ईवीएम, इसका वोटर टर्नआउट ऐप इज नॉट प्लेस्ड बिफोर योर लॉर्डशिप, नथिंग टू डू विथ ईवीएम। ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये है ही नहीं वहां, इसका ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, जुड़ा ही नहीं है। तो फिर उस ऐप का तो यहां जस्टिस दत्ता कह रहे हैं कि फिर तो ये आपके लिए ट्रबल है, क्यों आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्यों इस ऐप को आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये साफ साफ है। तो इसका उपयोग क्यों जारी है, पूछा जा रहा है जस्टिस दत्ता की तरफ से। ये बहुत ही एक गंभीर मसला यहां सामने और आ गया प्रशांत जी। जी सवाल राजीव जी यही है राजीव जी, यहाँ पर जी प्रशांत जी एक और ये बात फिर आ गई कि सिंह साहब अब ये दलील रख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जनरल इलेक्शन के लिए 1-2 साल पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है और पिटिशनर्स जो है वो उन्हें इलेक्शन के करीब होने पर अप्रोच किया है। अब ये एक नई तरकीब, आप मतलब अब अगर मुझे अभी बीमारी का एहसास हो रहा है और मैं अगर अभी वो करूं तो आप मुझे ये बोले कि नहीं, क्योंकि अब मेरा तो दवाखाना बंद करने का टाइम आ गया, इसलिए आप अपनी बीमारी लेकर अभी बैठे रहिए। कुछ इस तरह की दलील प्रशांत जी मुझे लग रही है। जी देखिए, अब 15-16 घंटे बचे हैं जब पहला मतदाता अपना वोट डालेगा और ये तमाम सवाल देश के सामने हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को, और अभी तक राजीव जी एक भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बातें रखी गई है वो सलूशन की तरफ जाती नहीं लग रही है, कि जो हमको एतबार हो कि हमारा वोट ही काउंट हुआ है। ये एतबार सुप्रीम कोर्ट नहीं दे, इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा सुप्रीम कोर्ट को। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें उनको टाइम चाहिए। प्रशांत जी, प्रेम कुमार जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी प्रेम कुमार जी। इम्पोर्टेंट है अभी जो जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि अगर कोई वोटर बैलेट पेपर से वोट चाहता है देना और कोई चाहता है कि ईवीएम से देना, तो इससे आप कैसे निपट सकते हैं ये बताइए। तब जो उनके सिंह साहब है, वकील हैं, वो कहते हैं कि इसकी क्या कोई जरूरत है, आप ईवीएम की प्रभावकारिता, उसके जो उसका इम्पैक्ट है, उसके जो है उसको चेक देखिए। यानी एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट के वकील ने रख दिया है कि बैलेट पेपर से अगर वोटर चाहता है कि हमको वोट देना है और जनता में 2 भागों में बट जाए, कुछ लोग वोट बैलेट पेपर से देना चाहे और कुछ लोग ईवीएम से देना चाहे, दोनों संभव है। ऐसी बातों को हम ले चल सकते हैं और इसके सवाल के सामने ये बहुत जरूरी सवाल है राजीव जी, क्योंकि एक वोटर का सवाल है। प्रेम कुमार चाहता है कि वो बैलेट पेपर से ही वोट देगा, तो हमको बैलेट पेपर का ऑप्शन मिलना चाहिए। हम क्यों जबरदस्ती ईवीएम में ठूसे जाएं, हमें उस सिस्टम में डाल दिया जाता है जिस पर हमको भरोसा ही नहीं है। इस सवाल को सुप्रीम कोर्ट एड्रेस कर रहा है और ये रोचक
बहुत ही रोचक समझ सकते मूवमेंट है भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में अदालत की चौखट पर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बहस चल रही है। और यहाँ कोर्ट कह रहे जस्टिस दत्ता ने साफ साफ पूछा है, जस्टिस खन्ना ने साफ साफ पूछा है कि अगर एक मतदाता वो उसको मतपत्र चाहिए यानी बैलेट पेपर चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए, तो आप इसका मिलान कैसे करेंगे? तो इसका फिर उपयोग दुरुपयोग की संभावना इसमें है क्या? तो यहां साफ साफ वकील साहब कह रहे हैं कि क्या इसकी जरूरत है? ईवीएम के समय में, अभी जब हम ईवीएम की बात कर रहे हैं, ईवीएम की प्रभावकारिता को देखें, ईवीएम कितना प्रभावशाली है इसको देखें। यहां कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ईवीएम मतलब आप उस बारे में सोचिए ही मत। जस्टिस खन्ना कह रहे हैं क्या इस पे सोचा जा सकता है कि एक आदमी कहेगा कि मुझे मतपत्र चाहिए, बैलेट पेपर चाहिए, और दूसरा है वो कहेगा कि नहीं जी मुझे ईवीएम चाहिए, दोनों की व्यवस्था कर सकते हैं क्या? तो यहां साफ खारिज करते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वकील मनिंदर सिंह सामने आते हैं, कहते हैं इसकी जरूरत क्या है? ईवीएम की प्रभावकारिता को समझिए, वो कितना प्रभावशाली है ईवीएम आज की तारीख में। अरे भाई साहब, अगर प्रभावशाली रहता तो उसमें वीवीपैट क्यों लगाते? उसकी काउंटिंग की बात क्यों होती? तो उसके बाद उसके 100% काउंटिंग की बात क्यों होती? प्रभावशाली और इतना ही ट्रांसपेरेंट होती ये मशीनें, तो फिर आज ये बहस क्यों हो रही होती? प्रशांत टंडन जी, सबसे बड़ी बात राजीव जी कि आज सुप्रीम कोर्ट के जरिए देश के सामने इलेक्शन कमीशन पारदर्शी नहीं है। इलेक्शन कमीशन चुनाव प्रक्रिया को कैजुअली ले रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की थी इन तमाम सवालों को सुलझाने के लिए। यह आज देश के जनता के सामने आ गया और अफसोस की बात है कि इलेक्शन के 15-16 घंटे पहले आ गया जब मतदान शुरू होगा। मुझे लगता है कि जब तक ये सवाल रहेंगे इलेक्शन प्रोसेस का शुरू होना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन को कुछ दिनों के लिए टालना चाहिए और इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए कि कब तक आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि इन सारे सवालों के जवाब आपके पास हों और ऐसे जवाब हों जो संतोषजनक जवाब हो। केवल जवाब नहीं कि मतदाता को भरोसा आए कि उसका वोट सुरक्षित है। और अब आप देखिए कि कैसे ये इलेक्शन कमीशन इस देश में चुनाव करा रहा था, आज वो कल ही सुप्रीम कोर्ट में खुल गई। राजीव और आ रही, अब पेनाल्टीज की ओर चलें। यहाँ कह रहे हैं जस्टिस दत्ता कि पिछली तारीख पर हम लोगों ने बात की थी, इसी बेंच ने बात की थी ईसीआई से कि ईवीएम के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, उसके लिए पेनाल्टीज का क्या प्रावधान है, वो प्रिस्क्राइब्ड वे में। चलिए इस पे अब बात करते हैं, क्योंकि पिछली बैठक में, पिछली हियरिंग पे 16 तारीख को हम लोगों ने इस पे भी बात की थी। और यहाँ पर जो है वो अब बात उस दिशा में जा रही है। और चूंकि अभी से थोड़ी देर पहले सिंह ने, यानी कि मनिंदर सिंह ने कहा कि उनकी तरफ से जो सबूतों का अभाव है वो निराधार है, झूठा है, झूठी बातें यहां रख रहे हैं। ये सारी बातें एब्सेंस ऑफ बोनाफाइड ऑन देयर पार्ट, एविडेंस इज बेसलेस एंड फॉल्स, ये कह रहे हैं यहां पर मनिंदर सिंह। तो उसके बाद यहां पेनाल्टीज की बात आ रही है, कह रहे हैं कि क्या क्या दंड की प्रक्रिया क्या है, चलिए उसकी बात करते हैं। यानी अब बहस थोड़ा सा उस दिशा में जा रही है प्रशांत टंडन जी, जिधर अब अगर छेड़छाड़ करते हैं ईवीएम के साथ में, कोई अधिकारी पकड़ा गया तो उसको क्या पेनल्टी है, क्या क्या उसको दंड दिया जा सकता है। इस पे अब फिर से सवाल जवाब होना शुरू हो चुका है। प्रशांत टंडन जी म्यूट कीजिए प्लीज। जवाबदेही जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी। आप देखिए पिछले इलेक्शन में भी हमने देखा था कई जगह पे रिटर्निंग ऑफिसर अपने आप को बादशाह समझ रहा था। जो उम्मीदवार है और जो मतदाता है वो स्टेक होल्डर है, आप सेवक हैं, आपको सेटिस्फाई करना, उसको मतदान देने देना। आप देखिए तमाम लोग जो लाइन में लगे थे उनके वो लाठी चार्ज कराई जा रही थी। तो अकाउंटेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी कि अब ईवीएम को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल जो है
वो मुझे नहीं लगता कि अगले 2 घंटे में इसकी सुनवाई में उन सवालों का कोई संतोषजनक उत्तर, कोई सलूशन, कोई हल यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। ये लंबी प्रक्रिया का मामला है और इसको सुनिश्चित करना होगा, तभी चुनाव पर जाना चाहिए। बिल्कुल, पेनाल्टीज में आप इधर जो वकील मनिंदर सिंह हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि प्लीज सी सेक्शन 100 आईपीसी की धारा 177 और 182 को देखें। आईपीसी की धारा 177 और 182 का जिक्र यहाँ किया गया है और उसके बाद जस्टिस खन्ना जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर कोई मतदान अधिकारी कुछ कदाचार करता है, उसके ऊपर कुछ ऐसे कदाचार के सवाल उठते हैं तो फिर कैसे किया जाएगा। ये इस मसले पे अब चर्चा हो रही है, बात हो रही है। प्रेम कुमार जी, क्या कुछ है और इसमें? देखिए, ये बात तो है कि पनिशमेंट क्या होना चाहिए। ये मुझे लगता है मूल सवाल से ये ऑक्सिलरी सवाल है। हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में कुछ संगठन ने ये तय कर रखा है कि ईवीएम फोड़ आंदोलन करेंगे, तो अब तो इस धारा का इस्तेमाल आंदोलनकारियों पर भी होगा। अगर एक भी बूथ में अगर उसने ईवीएम फोड़ दिया तो क्या वो ईवीएम टेम्परिंग कहा जाएगा? ईवीएम टेम्परिंग तो मतदाताओं को मतदान को प्रभावित करने वाली चीज है, इसलिए ईवीएम टेम्परिंग को भी आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, परिभाषित करना चाहिए। क्योंकि कोई एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान लीजिए किसी बूथ में हड़कंप हो, किसी ने डैमेज कर दिया, तो वो एक मतदाता का व्यवहार हो सकता है, वो उस पर एक दूसरी कार्रवाई होगी। लेकिन कोई अधिकारी अगर इसको टैंपरिंग करता है तब उसको टैंपरिंग माना जाना चाहिए। ये क्लैरिटी के बिना एक बार फिर हम सारा चीज जो है ओनस आम जनता पे डाल देंगे और ये लोग अपनी टैंपरिंग भी चलेगी या जनता विरोध करेगी तो उसी को सजा दिया जाएगा। मुझे तो यह आशंका लगती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, और क्या कुछ है? जी राजीव जी, जस्टिस खन्ना ने पूछा तो बताया कि 177 182 जो है, तो इस पर कहा कि फिर उसके बाद जब जस्टिस खन्ना ने कहा कि मतदान अधिकारी की जहाँ तक कदाचार का सवाल है, अगर वो गड़बड़ करता है तो उसने कोई अनुपालन नहीं किया शासनादेश का, तो ये तो एक बहुत गंभीर बात है। तो इस पर फिर मनिंदर सिंह जो कहते हैं कि साहब धारा 61A जो है आईपीसी की, उसको भी देख लीजिए, इसमें भी जो है प्रावधान है। यानी ईवीएम के साथ जो छेड़छाड़ है राजीव जी, जो पिछली सुनवाई में बात हुई थी, उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। ये कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है। और एक चीज़ समझ चुका सुप्रीम कोर्ट राजीव जी कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग हो सकती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। तभी पूछा गया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पर सजा का प्रावधान क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि ईवीएम के साथ टेम्परिंग नहीं हो सकती है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, ईवीएम में बाहर से डाटा लोड नहीं हो सकता है, तो फिर इसमें सजा के प्रावधान के विषय में सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछता। जब इसके विषय में सजा के प्रावधान के विषय में पूछा गया है, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि ईवीएम जो है वो पवित्र गाय नहीं है, जैसा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी कह रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस बीच जो हलफनामा इलेक्शन कमिशन की तरफ से दिया गया था, उस हलफनामे के कुछ बिंदुओं को यहाँ पर बताते हुए इलेक्शन कमीशन के वकील वो बता रहे हैं कि जिस हलफनामे में इलेक्शन कमीशन से जो पूछा गया था, जो नोटिस जारी किया गया था कोर्ट की तरफ से, उस नोटिस का जवाब जो दिया गया है उस पर अपनी बात रख रहे हैं मनिंदर सिंह, जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो धारा 177, 182 और धारा 61A 61A का जिक्र यहां किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। दंड का क्या प्रावधान है, टेम्परिंग अगर होती है किसी पोलिंग ऑफिसर की तरफ से और वो पकड़ा जाता है तो क्या उस पर दंड का प्रावधान है, ये सारी बातें यहां कही जा रही हैं। तो एक बहस, एक बात, एक पार्ट जो टेक्निकल इशू है वो खत्म हो चुका है और उसमें एक सवाल जो पूछा गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया कि एक आदमी, और 2-3 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। एक ये कि एक आदमी चाहता है कि वो बैलेट पेपर से वोट करे और दूसरा चाहता है कि नहीं, हमारे लिए ईवीएम ही ठीक है। तो क्या ऐसा प्रावधान निर्मित किया जा सकता है कि दोनों दिशा में हम सोचें? इस पर साफ साफ इलेक्शन कमीशन ने नकार दिया कि बैलेट पेपर की तरफ क्यों, और ये बात परसों भी उठी थी। एक ये बात। दूसरी बात, जिस ऐप के जरिए आप वोटर टर्नआउट की बात हम आप तक पहुंचाते हैं, वो ऐप जो है वो इन ईवीएम से मैच नहीं है, यानी इनसे जुड़े हुए नहीं है। तो फिर आप कैसे पता लगाते हैं कि कितना प्रतिशत टर्नआउट है, यह सवाल भी पूछा गया। फिर उस ऐप की जरूरत क्या है, यह भी कहा गया। और इस ऐप के बारे में यह बताया गया कि
2019 में इसमें गड़बड़ियां थी जिसको ठीक कर लिया गया, तो आखिर वो क्या गड़बड़ियां थी। और इसी ऐप के जरिए हमको यह पता चलता है कि आज शाम को जब पोलिंग खत्म हुई है उस समय 50% किसी जगह पोलिंग हुई, किसी विधानसभा पे पोलिंग हुई, और कल रात तक फिर 24 घंटे में वो 72% यानी 22% कैसे बढ़ जाता है। ये सारे सवाल हमारे अंदर आ सकते हैं, ये सवाल प्रेम कुमार जी के अंदर आ सकते हैं, ये सवाल प्रशांत टंडन जी के पास आ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन साफ साफ कहना है कि उस समय गड़बड़ियां थी 2019 में जिसे ठीक कर लिया गया है। एक बहुत ही तर्कहीन जो बातें यहां रखी गई हैं वो ये रखी गई कि 1 से 2 साल पहले हम ऑलरेडी चुनाव के जनरल इलेक्शन यानी आम चुनाव या लोकसभा चुनाव की तैयारियां करते हैं, लेकिन ये जो पिटीशन आया है ये अभी आया है जब दरवाजे पे चुनाव है। तो क्या आज बीमारी अगर दिखाई दे रही है तो जैसे सर्मित्रा जी कह रही थी, तो आज उसका इलाज ना करें, 2 साल पहले से इलाज करें। लेकिन यह बात यहां पर एक सवाल फिर उठता है कि 2 साल पहले भी तो आपके दरवाजे पे जाया गया था, 6 महीने पहले भी तो तमाम विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के नेता चाहते थे इलेक्शन कमीशन से मिलना, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार ये आरोप लगाते रहे विपक्षी दलों के नेता कि हम इलेक्शन कमीशन मिलना नहीं चाहता। उस समय इलेक्शन कमीशन के सामने आके बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, हम तो मिलने के लिए बैठे हुए हैं। ये तमाम बातें आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट में आप बहुत सारी बातें बता रहे हैं इस ढंग से जो आपकी स्वीकारोक्ति है। आप बहुत सारी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं कि हां हमने ऐसा नहीं किया, आप सुधार लेंगे, ऐसा नहीं किया, आप सुधार लेंगे। तो क्या 2014 का चुनाव और 2019 के चुनाव में भी गलतियां थी, यह माना जाए प्रेम कुमार जी? इस आधार पे तो यह कहा जाएगा कि 2019 का चुनाव भी गलत था, 2014 का चुनाव गलत था, और अभी जितने चुनाव हुए हैं वो भी गलत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फॉल्ट्स हैं उसमें। राजीव जी, 2019 का चुनाव तो निश्चित तौर पर गलत था, क्योंकि वो जो वेबसाइट आंकड़े दे रहा था उस समय तो मैंने भी उत्तर प्रदेश के पूरे डेटा को, चुनाव आयोग के डेटा को लेकर के हमने एक आर्टिकल लिखा था, रिपोर्ट लिखी थी। उसमें हर चौथे कंस्टिट्यूएंसी में जितना वोट पड़ा और जितना गिना गया उसमें फर्क पाया गया। इसी तरह का विंट ने कराया था पूरे देश में 373 सीटों पर, और उस समय चुनाव आयोग अपने वेबसाइट में लिखा करता था कि जो डेटा है वो, मैं अभी लैंग्वेज मुझे याद नहीं है, लेकिन लिखा करता था। बाद में जब ये रिपोर्ट आई तो उसने उसको हटा दिया, लिखना जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया, और अब एक नया उसमें जोड़ दिया गया कि ये जो आंकड़े हैं आगे अपडेट होते रह सकते हैं। अगर ये आज की बहस देख लीजिए, अगर रियल टाइम ये अपडेशन होता तो इसमें अपडेट की गुंजाइश कैसे होती। और दूसरी बात, आज खुलासा हुआ है कि जो वोटर टर्नआउट है इसका कोई सीधा संबंध उस ईवीएम के डेटा से नहीं है, ये आज कोर्ट ने माना है। तो इसका मतलब है कि 2019 में जो मिस मैच हुआ था वो एग्जिस्ट करता है वो सवाल, और 2019 का इलेक्शन जो है सही नहीं हुआ है। ये बात तो आज की डिबेट से ही, जो डिबेट हुई है मतलब कोर्ट के अंदर, उसमें जो चुनाव आयोग का जवाब है उससे साबित होता है कि वोटर टर्नआउट का डाटा मैच नहीं, वो एक्चुअल डाटा नहीं है, वो रियल टाइम डाटा नहीं है, जबकि हम लोग मानकर चलते थे कि वो रियल टाइम डाटा है। सवाल उठता है, शायद कोर्ट पूछे कि वोटर टर्नआउट की बात ही नहीं, रिजल्ट वाले दिन भी वो ऐप काम करता है क्या? रिजल्ट वाले दिन जो आप बताते हैं कि ये प्रत्याशी इतने मतों से आगे है, इतने मतों से पीछे है, वो डेटा भी सही है कि गलत है? ये भी प्रशांत टंडन जी, ये भी एक सवाल उठता है कि कल को ये पूछा जाएगा कि आप अभी तो वोटर टर्नआउट की बात कर रहे हैं, आपका ऐप अगर गलत था तो आप ये भी, हम याद मुझे आ रहा है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं प्रेम कुमार जी, राहुल गांधी अमेठी का चुनाव, राहुल गांधी को 50,000 वोटों से आगे बता रहे थे और अचानक आप 5 लाख वोटों से जीतते हुए दिखा रहे हैं किसी और को, तो ये भी गड़बड़ियां थी। शायद आपने शोध किया था उस समय प्रेम कुमार जी। ये देखिए, अब बाद में भी जितने चुनाव हुए हम हमेशा देखते हैं कि टेबल वाइज जो डेटा होता है वोटर टर्नआउट में 8 राउंड तक हुआ, उसके बाद अचानक डेटा आना बंद हो और अचानक सीधे जीत हार का आपको डेटा अपडेट कर दिया गया। यहीं पर तो बेईमानी छिपी है। आप क्यों नहीं हर राउंड का डेटा उसमें अपडेट हो रहा है? इसका मतलब मैनुअल हो रहा है उसमें।
रियल टाइम नहीं हो रहा है और डायरेक्ट नहीं हो रहा है जैसा हम लोग विश्वास करके चलते हैं। ये बात तो साबित हो रही है कि वोटर टर्नआउट में जो डेटा है वो रियल टाइम डेटा नहीं है। जी प्रशांत जी आओ, लेकिन उससे पहले जरा अपडेट लेना चाहता हूं अमलेंदु जी आपसे, क्या कुछ अब कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? अब कोर्ट में राजीव जी चल ये रहा है कि जो मिस्टर सिंह है, उनके वकील जो आयोग मनिंदर के- सिंह। मनिंदर सिंह, वो कह रहे हैं कि साहब इस पे पहले भी जो है चूंकि याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, इसलिए इस याचिका को भी खारिज करते हैं। मतलब पहले भी ताली बजाइए, तालियां बजाइए, तालियां, पहले भी इस पे याचिकाएं खारिज तालियां बजाइए, बिल्कुल। पहले खारिज हुई इसलिए खारिज कर दीजिए, वाह बहुत कोई बढ़िया। तर्क ही नहीं है। प्रेम कुमार जी को ये कह रहे हैं कि कोई तर्क नहीं बचा है और जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि चूंकि पिछली बार आपने खारिज किया था 100% वीवीपैट के मिलान का, इसलिए इस बार भी खारिज कर दीजिए। फिर लिख दीजिए कि भविष्य में भी कभी हम नहीं सुनेंगे, ये भी आज ही लिखवा लीजिए। भविष्य में आप याचिका लेके आएंगे ही नहीं, आप ये लिख दीजिए कि भविष्य में याचिका लेके आएंगे नहीं, चुनाव आयोग जैसे चाहेगा वैसे मतदान करवाएगा। चलिए, लेकिन ज्यादा कमेंट नहीं, लेकिन समझना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, इसके जो लीगल पहलू उसको जरा समझा जाए। हम लोग थोड़ा सा हंसी मजाक इसलिए कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं ये ऐसा मामला है जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपके भी हमारे भी। इसलिए बहुत गंभीर मामला है। हंसना मुस्कुराना थोड़ा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कितना सीरियस होंगे, हमारे आपके भविष्य का सवाल है, इस देश के भविष्य का सवाल है। इसलिए तो सुबह से बैठे हैं, पल पल की रिपोर्ट समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। हंसी मजाक थोड़ा हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अगर ऐसी हास्यास्पद चीज़ें आएंगी सामने, अगर कोई ऐसे कहेगा कि पिछली याचिका खारिज कर दी थी आपने साहब मिलॉर्ड, इसलिए ये भी खारिज कर दीजिए, तो इससे सिर पटकने के अलावा और तो कुछ